हम लोग पादप पोषण से शुरुआत करते हैं और आगे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो हम लोग आगे और भी चैप्टर्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं पादप पोषण से। पादप पोषण के बाद जो है ना, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको भी हम लोग देख लेंगे। बहुत छोटा ही चैप्टर है वो, पादप हार्मोन है। और अगर फिर होगा तो फिर हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर भी देख लेंगे, है ना। और चलिए शुरू करते हैं। पहले, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों यानी भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण यानी मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। पौधों को अपने जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है। इनमें से 9 तत्वों की आवश्यकता वृहत मात्रा में होती है तथा ये दीर्घ मात्रा पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट कहलाते हैं, जबकि 8 तत्वों की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है, जिन्हें सूक्ष्म पोषक या लघु मात्रा पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता प्रायः 1 ppm से कम होती है। कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम K, सल्फर S, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg दीर्घ मात्रा पोषक तत्व हैं। बोरॉन B, क्लोरीन Cl, कॉपर या तांबा Cu, लौह Fe, मैग्नीज Mn, मॉलिब्डेनम Mo, निकेल Ni, जिंक Zn सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। जाइलम को जल संवाहक ऊतक वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा वाहिकाएं, काष्ठ, मृदुतक तथा काष्ठ तंतु से निर्मित होता है। फ्लोएम को बास्ट ऊतक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक तथा फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी टोटल स्टेम पैरासाइट आवृतबीजी पौधा है, जिसका तना पतला, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक होस्ट के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल यानी हाउस्टोरियम द्वारा भोजन, खनिज, लवण और जल H2O प्राप्त करता है। अब प्रश्नकोश के प्रश्नों को देख लेते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि देखिए जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। ये जो जड़ को ऊपर से लेकर नीचे तक जो ऊर्जा मिलता है ना, पत्तियों से लेकर के जड़ तक, वो मिलता है उनके छाल से ही। अगर छाल को अगर पूरा कनेक्शन काट दिया जाए तो नहीं होगा। संवहनी पादपों में 2 प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास से उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे तथा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाएंगी। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो आहार वहन के लिए फ्लोएम जो है ना, आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम का कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। इस ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक एवं फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। जाइलम पौधों में जल संवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, तो जाइलम द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए सोडियम जरूरी नहीं है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जरूरी है। पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है, जिनमें से 9 की आवश्यकता वृहद मात्रा यानी मैक्रो क्वांटिटीज़ में तथा 7 की
आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में यानी माइक्रो क्वांटिटीज में होती है। वृहद मात्रा को पुनः दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और द्वितीयक कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। पोषकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, जिनमें लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, मॉलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो देखिए सोडियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है, ये तो बड़ी मात्रा में इसकी जरूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो यह है बोरॉन। बोरॉन भी पौधों के लिए आवश्यक तथा सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। यह दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिका गठन यानी नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। तो यह है अमरबेल। अमरबेल यानी कैस्कुटा एक पूर्ण स्तंभी परजीवी यानी टोटल स्टेम पैरासाइट आवृतबीजी पौधा है, जिसका तना पतला, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक होस्ट के चारों ओर लिपट कर परजीवी यानी मूल होस्टेरियम द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल H2O प्राप्त करता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे पादप हार्मोन। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक साथ हो जाएं तो बढ़िया है। अब नोट्स इसको देख लेते हैं, इसके नोट्स को। पादप हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियमित करते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम स्टर्लिंग ने 1906 में किया था। उनके अनुसार ये पदार्थ जंतुओं में नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों में फैलकर कुछ विशेष क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। सामान्यतः पादप हार्मोनों के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। पादप हार्मोनों को वृद्धि नियामक पदार्थ यानी ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, जो वृद्धि वर्धक ग्रोथ प्रोमोटर्स तथा वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स दोनों रूप में होते हैं। सामान्यतः ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन कम सांद्रता पर वृद्धिवर्धक का कार्य करते हैं, किंतु एब्सिसिक अम्ल एवं इथिलीन कम सांद्रता पर वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं तथा इन्हें वृद्धि रोधक पदार्थ भी कहा जाता है। ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागन व निषेचन के भी फल का विकास होता है। यह फल बीज रहित होते हैं। इनके पुष्पकली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन करने से बीज रहित फल बन जाते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। ऑक्सिन का उपयोग अपतृण निवारण तथा फसलों को गिरने से बचाने में भी होता है। जिब्रेलिन का उपयोग बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, अनिषेक फलन तथा बीजों के अंकुरण में होता है। साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य कोसा विभाजन है। यह पदार्थ जीर्णता को रोकता है तथा क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट होने से बचाता है। एब्सिसिक अम्ल पुष्पन, कोष विभाजन तथा बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यह पौधों के तने के अग्रभाग में बनता है और विस्तृत होकर फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन पत्तियों, फूलों व फलों के विगलन, पौधों से विलग होने की प्रक्रिया को तीव्र करता है। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए इंसुलिन नहीं है पादप हार्मोन। इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है। बाकी तो हम लोग जानते हैं इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन जो है ये मनुष्यों में पाया जाता है। सामान्यतः पादप हार्मोनों के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन,
साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पौधे वृद्धि हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन है? तो यह है साइटोकाइनिन। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित करना है, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होगा? तो शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन क्या होगा? कोशिका वृद्धि। साइटोकाइनिन क्या होगा? कोशिका विभाजन। और एब्सिसिक अम्ल क्या होगा? वृद्धि अवरोधक। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा इसको। ऑक्सिन शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और एब्सिसिक अम्ल क्या होगा? वृद्धि अवरोधक। चलिए जहाँ इच्छा करें लिख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो यह है साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो यह है एब्सिसिक अम्ल। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे इन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो यह है एथिलीन। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो यह है एसिटिलीन। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44(1)(a) के तहत एसिटिलीन गैसों से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। एकदम देख लीजिए, ये एकदम खास चीज़ है। फलों को पकाने में प्रयोग होने वाला कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो यह है एथिलीन। और सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित करते हैं। तो देखिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना, यह है एथिलीन। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड होता है शीतल पेय में। क्वार्ज होता है सोडियम सिलिकेट। वापस से एक बार सुन लीजिए, है ना। कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना एथिलीन, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्ज सोडियम सिलिकेट। आगे देखते हैं। टमाटर के बीज रहित फलों का उत्पादन संभव है, तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से ये संबंधित है। टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि के फलों में बिना परागन के भी फलों का विकास हो सकता है। ये फल बीज रहित सीडलिस होते हैं। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल बन जाते हैं। अब पादप जनन को देख लेते हैं थोड़ा सा। पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संतति उत्पन्न करते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधों के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर यानी स्टेमेंस और स्त्रीकेसर यानी कार्पेल्स मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं पराग कोष को, है ना। देखिए पुंकेसर हो गया, ये स्टेमेन, ये तंतु फिलामेंट हो गया। यहाँ देखिए आप, परागकोश एंथर, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल अंडाशय ओवरी, दल पेटल, यहाँ पे पेटल दल को बोलते हैं। बाह्य दल हो गया ये सेपल, बीजांड हो गया ओबल, पुष्पासन हो गया थैलमस और डंटल हो गया पेडुंकल, वर्तिकाग्र हो गया। चलिए पुष्प के विभिन्न भाग हमने देखे हैं। तो ये जो है ना, आपको इसका डायग्राम बनाने का नहीं आएगा, लेकिन इसको समझना अच्छा रहेगा, समझना सबसे बेहतर है।
परागकणों के परागकोश यानी एंथर से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागन यानी पॉलिनेशन कहते हैं, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। परागन की क्रिया दो प्रकार से होती है, स्वपरागन तथा परपरागन। उभयलिंगी पुष्प में पुमंग यानी एंड्रोसियम तथा जायांग जाइनोसियम के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक पक्वता या विभिन्न काल पक्वता डाइकोगैमी कहलाती है, जो कि दो प्रकार की, एक पूर्व पुंपक्वता प्रोटेंडरी तथा पूर्व स्त्री परिपक्वता यानी प्रोटोगैमी होती है। पूर्व पुंपक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है अर्थात परिपक्व होता है। इन पुष्पों में स्वपरागन संपन्न नहीं हो पाता है। कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, जिसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों जैसे तना, जड़ एवं पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। स्तंभ कर्तन या तना काट, स्टीम कटिंग, दाब लगाना, लेयरिंग तथा कलम बांधना, ग्राफ्टिंग आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक यानी पेरेंट के आकारिकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीजों से पौधे आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप में अपने बीजक जनकों के समरूप नहीं होते हैं। उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। बोगनवेलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। दाब तकनीक में पौधों की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उग आती है, इसे अलग कर नए पौधों के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक से किया जाता है। गन्ने सुगर कैन का तना ठोस एवं संधिबद्ध जॉइंटेड होता है, जिसमें पर्व नोड्स तथा पर्व संधियां इंटरनोड्स पाई जाती हैं। इसमें आमतौर पर स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, तो ये होगा परागकोश। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के अध्ययन के लिए उपयुक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त भाग परागकोश है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है, जो वास्तव में अपरिपक्व यानी इमेच्योर नर युग्मोद्भिद मेल गैमेटोफाइट हैं। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर यानी स्टेमेंस नर जननांग तथा अंडप कार्पेल्स मादा जननांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुतंतु व परागकोश होता है तथा अंडप में अंडाशय, ओवरी, वर्तिकाग्र स्टाइल एवं वर्तिकाग्र स्टिग्मा होते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन पौधों के कायिक परिवर्धन के लिए के संबंध में सही हैं? तो देखिए, पहला, कायिक परिवर्धन कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, सही बात है। दूसरा, कायिक परिवर्धन विषाणुओं को का निष्प्रभावन करने में सहायक है, ये गलत है। कायिक परिवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही होगा। इसका चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पौधों के कायिक भाग यथा जड़, स्तंभ एवं पत्तों द्वारा जनन, जिसमें लैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं होते हैं, कायिक परिवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। कायिक जनन का मुख्य लाभ यह है कि इसमें कोई भी क्षेत्र बड़ी शीघ्रता से एक जाति विशेष द्वारा आच्छादित हो जाता है, परंतु यह जनन विधि जाति श्रृंखला की दूरस्थ विधि में सहायक नहीं होता है, क्योंकि कायिक अंग दूरी तक नहीं वितरित हो पाते हैं जितने कि बीज। कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति
जनक रूपेण यानी जेनेटिकली पैतृक समान होती है और इसमें कोई भिन्नता या नए गण और ओज नहीं आ पाते। कायिक जनन विषाणुओं का प्रसार करने में सहायक है, अतः कथन टू सत्य नहीं है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। जब बर्ड चिप सेटिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। बिल्कुल ये सही बात है। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सिंगल बर्डेड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका मैनी बर्ड सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। नहीं, ये गलत है। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये भी नहीं है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। बिल्कुल, तो पहला और चौथा जो है वो सही है। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गन्ने की उत्पादन लागत घटाने हेतु बर्ड चिप प्रौद्योगिकी आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक विकल्प है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। वर्तमान में गन्ने की खेती में पारंपरिक विधि के विपरीत आधुनिक उन्नत विधि का उपयोग किया जा रहा है जिसमें कलिका चिप गन्ना बीज का उपयोग होता है। इस विधि के अंतर्गत कलिका चिप्स का प्रस्फुटन 90% तथा गुणन क्षमता 1:60 बहुत अधिक होता है, जबकि पारंपरिक विधि का प्रस्फुटन 30 से 35% तथा गुणन क्षमता 1:10 अपेक्षाकृत कम होता है। बर्ड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है जिसमें लगभग 80% गन्ना बीज की बचत होती है। भ्रूण किस में मिलता है? तो देखिए, बीज में मिलता है भ्रूण। ठीक है, पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, तो ये मिलता है तना काट से। कायिक परिवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जिसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों जैसे तना, जड़ एवं पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। तना काट यानी स्टेम कटिंग, दाब लगाना, लेयरिंग तथा कलम बांधना, ग्राफ्टिंग आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक पेरेंट के आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीजों से पौधे आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। अब देखिए, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। ठीक है, बोगनवेलिया, कॉर्नेशन, कोको और अंगूर। देखिए, ये सब के सब जो है ना स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित हो जाते हैं। सबको जो है ना तना से सबको प्रवर्धन हो सकता है। तो देखिए, बोगनवेलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन यानी प्लांट द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों यानी सीड्स द्वारा प्रवर्धन भी होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित यानी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से सही हैं ये बताना है। तो मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलम बांध तकनीक द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। चमेली के पौधों का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। बिल्कुल ये भी सही है। दाब तकनीक में पौधों की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उगाती है, इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के पौधों का प्रवर्धन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलम बांध तकनीक से किया जाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न कालपक्वता। उभयलिंगी पुष्प में पुमंग यानी एंड्रोसियम तथा जायांग जाइनोसियम के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक
पक्वता या भिन्नाकाल पक्वता यानी डाइकोगैमी कहलाती है, जो कि दो प्रकार की, एक पूर्व पुंपक्वता यानी प्रोटेंडरी तथा दो पूर्व स्त्री पक्वता यानी प्रोटोगाइनी होती है। पूर्व पुंपक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है अर्थात परिपक्व होता है। एक ही पौधे के एक पुष्प में के परागकोश से परागन का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। तो ये कहलाता है सजात पुष्पी परागन। एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पौधों की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन या सजात पुष्पी परागन कहलाता है। तो चलिए हम लोग आर्थिक महत्व को फिर अगले क्लास में देखेंगे। फिर हम लोग जो है अभी रेगुलर रहते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।